शिक्षक साथी हैं। मुझे जो टॉपिक अलॉट किया गया है वह टॉपिक है शैक्षणिक कार्य में सहपाठियों के साथ सीखने या पीयर लर्निंग की योजना बनाना। पीयर यानी होते हैं साथी। साथी आपके किसी भी उम्र के हो सकते हैं। हम यहाँ पे पीयर उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे दोस्ती के साथ एक साथ रहते हैं या फिर डेस्क में एक साथ बैठते हैं। तो ऐसे साथियों से सीखने में विद्यार्थियों को जल्दी सीखना हो जाता है बजाय टीचर्स के साथ सीखने में। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे टीचर्स से पूछने में हेजिटेशन महसूस करते हैं। तो वो हेजिटेशन जब वो अपने साथियों के साथ क्रियाकलाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस तरीके का हेजिटेशन वो बच्चे महसूस नहीं करते हैं। तो वो अपनी बात ज़्यादा खुले तरीके से, अपने प्रश्न ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से पूछ सकते हैं और नहीं समझ में आने पे दोबारा बोल सकते हैं, यार एक बार और बता, अच्छे से समझ में नहीं आया, या ये वाला पॉइंट कहाँ पे छूट रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ पुनः मुझे बताओ। तो वो जो योजना बनानी है पीयर लर्निंग की, किस तरीके से हम बच्चों को ग्रुप में या 2 के जोड़े में या 4-5 के समूह में बांटेंगे, उस चीज़ को हम आज इस सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट, ये जो पीयर लर्निंग है ये सीखने की 2 तरफा प्रक्रिया है। 2 तरफा प्रक्रिया मतलब जो दोनों साथी होते हैं, एक जो सिखा रहा होता है वो भी पहले से वेल प्रिपेयर्ड होता है और जो सीखने के लिए तैयार रहता है वो भी मेंटली तैयार रहता है कि आज मुझे मेरे साथी से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। समस्या का हल करने के लिए दोनों ही साथी एक साथ काम करते हैं, साझा काम करते हैं और साझा विचार करते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। यह जो हिस्सा है हम करें, जो पाठ योजना है मैं करूं, हम करें और आप करें में से हम करें का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें विद्यार्थी विषय वस्तु को अधिक गहराई से सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि उनकी स्वयं की तत्परता रहती है, इसलिए वह ज़्यादा अच्छी लर्निंग या अधिगम कर पाते हैं। वो सक्रिय रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। जुड़ाव इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि शिक्षक बोलते जा रहा है और विद्यार्थी सिर्फ पैसिव लर्नर की तरह सीख रहा है। वहाँ पे दोनों का ही माइंड एक्टिव मोड में होता है। यह उन्हें अपनी शिक्षा और विचारों को व्यवस्थित करने, योजना बनाने और व्यक्त करने। व्यवस्थित करने मतलब देखिए विचार बहुत सारे आते हैं पर उन विचारों की जो कड़ी रहती है वह एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से लिंक नहीं रहती है। जैसे हमको कोई त्यौहार मनाना है, कई बार सीधे विचार आ जाता है कि लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आएंगे, कई बार विचार आ जाता है नहीं अभी तो साफ सफाई करना है। तो ये बहुत सारे विचार जब कलेक्ट हो जाते हैं, उनको एक निश्चित सीक्वेंस में रखते हैं तो हमारा एक निबंध तैयार हो जाता है दीपावली का। तो वैसे ही बच्चे जो है सब अपने अपने विचार इकट्ठे करते हैं और वो उन विचारों को एक प्रॉपर सीक्वेंस में जमाते हैं और एक नई योजना बनाकर उसे व्यक्त करने में वो सक्षम हो जाते हैं। पीयर लर्निंग के माध्यम से सभी विद्यार्थी अर्थपूर्ण कार्यों में शामिल होते हैं। मतलब विचार तो हर तरीके के आते हैं पर शिक्षक का एक छोटा सा गाइडेंस उनको एक सही रेखा में सही दृष्टिकोण डेवलप करने में सहायता करता है। विद्यार्थियों को हमेशा यह महसूस होता है कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं। एक बड़ी क्लास में जब लर्निंग प्रोसेस होती है जहां शिक्षक और विद्यार्थी 2 तरफा इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें हर एक विद्यार्थी को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता है। विचार सबके अंदर चलते रहते हैं और उन विचारों की अभिव्यक्ति वह हर बार नहीं कर पाते हैं। लेकिन पीयर लर्निंग में जब हम जोड़ा बना देते हैं या समूह बना देते हैं तो हर एक बच्चे को बोलने का, अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। संसार की सबसे बड़ी जो उपलब्धि रहती है व्यक्ति की वो ये समझता है कि उसे सुना जा रहा है, उसकी बातों को समझा जा रहा है और यह अवसर हम बच्चे को पीयर लर्निंग के माध्यम से दे सकते हैं। विद्यार्थी साथ में कार्य करना सीखते हैं। साथ में कार्य करने के कारण विद्यार्थियों में हम की भावना आती है और सहयोग की भावना आती है। जो चीज़ हम खेल के माध्यम से भी सिखाते हैं
और पीयर लर्निंग में हम उनको कक्षा में वह माहौल दे सकते हैं जिससे वह हम की भावना डेवलप कर सकें और साथ में कार्य करने की भावना आरंभ कर सकें। विद्यार्थी साथ में काम करते हैं तो एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं। एक दूसरे पर विश्वास करने के कारण वह अपने अंदर की भावनाओं को भी व्यक्त कर पाते हैं। अगली बात, फीडबैक देना और प्राप्त करना। फीडबैक, देखिए फीडबैक हमेशा नेगेटिव या हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता। फीडबैक जो होता है वो सैंडविच फॉर्म में होता है। सैंडविच फॉर्म में मतलब पहले आप सकारात्मक फीडबैक लें, फिर जो सुधारात्मक है, बीच में जो मसाला लगाते हैं हम, वो मसाला सुधारात्मक फीडबैक का होगा और फिर पुनः सकारात्मक फीडबैक। इससे बच्चों को ये भी महसूस नहीं होता कि हमने कुछ गलती करी है, हमको सिर्फ सुधार करने के लिए हम उनको बोलते हैं। फीडबैक देते हैं, बच्चे एक दूसरे से फीडबैक भी देते हैं, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और उनके विचारों का आदर भी करते हैं। जब ये पीयर लर्निंग चल रही होती है तो शिक्षक का कार्य रहता है कि वह कक्षा में हर बच्चे के पास जाके देखे कि वह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। वहाँ पे उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, उनके ग्रुप बने हुए हैं। हाँ, यदि कोई बच्चा बिल्कुल ही भाग नहीं ले रहा है तो उससे डेवलपिंग क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न पूछ के उसको उस ग्रुप में एक्टिव होने के लिए प्रमोट किया जा सकता है। इससे केवल शिक्षक ही सिखाने का कार्य नहीं करते बल्कि विद्यार्थी भी यह महसूस करते हैं कि मैंने सिखाया, मेरे कारण मेरे साथी को यह वाला गणित आ गया, या मैंने उसकी हेल्प करी तो वह यह उत्तर को याद करने में सक्षम हो गया, और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए परस्पर ज्ञान अर्जन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पीयर लर्निंग कब की जानी चाहिए। तो पीयर लर्निंग करने के लिए बहुत सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, जैसे क्षेत्र भ्रमण है, जैसे आप प्रश्नों के उत्तर याद करवाना है या डायलॉग डिलीवरी आपको करवाना है, तो उसमें हम पीयर लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं। दो दो का समूह बांट के एक बार एक डायलॉग, यानी एक बार एक व्यक्ति राजा बन जाए, जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको सुने, दोबारा में रोल एक्सचेंज करके, मतलब वो दोनों का उच्चारणगत अशुद्धियाँ भी एक दूसरे की सुधार सकते हैं, ग्रामर से संबंधित अशुद्धियाँ भी सुधार सकते हैं। अब यह करने का उत्तरदायित्व किसका है? स्वाभाविक है, क्योंकि कक्षा आपकी है तो कक्षा का नियंत्रण, उसका अनुशासन बनाए रखना, उसमें योजनाएं बनाना विद्यार्थियों के सहयोग के साथ मुख्य दायित्व शिक्षक का ही होता है। यह किस प्रकार किया जाना चाहिए? पीयर लर्निंग को करने का कुछ यहाँ पे एक सर्किल के फॉर्म में हम लोगों को गतिविधि दी हुई है। सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है, पीयर लर्निंग गतिविधि के उद्देश्य और पाठ के उद्देश्य के बारे में सोचें और सोचें कि कैसे गतिविधि का उद्देश्य प्राप्त करने में, यह गतिविधि हमें उद्देश्य प्राप्त करने में सहयोग कर सकती है। मतलब हर बार एक ही गतिविधि एक ही तरीके से पीयर बनाना, साथी बनाना सहायक नहीं होगा। हमें जो पाठ्य वस्तु है उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है उसके अर्थ को समझते हुए हमें गतिविधि का चुनाव करना है। दूसरा दिया है, उद्देश्य और उपलब्ध समय के आधार पर गतिविधि का चुनाव करें। थिंक, पेयर, शेयर या समूह कार्य हो सकते हैं। हमारा क्या उद्देश्य है उस पाठ को पढ़ाने का, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा में जो समय हमारे पास उपलब्ध है, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीयर गतिविधि कर रहे हैं तो हम आने वाले शिक्षक के कालखंड में अपना एनक्रोचमेंट कर दें। हमको हमारे दिए गए समय में ही अपने कार्य को करना है और करवाना है। तो गतिविधि का चुनाव बहुत सोच समझ के लेना है ताकि समय सीमा के अंदर काम हो। गतिविधि के लिए उपयुक्त बैठक व्यवस्था और समूह के प्रकार पर विषम या सजातीय विचार करें। जैसे हमारी बैठक व्यवस्था है, अभी आयताकार कक्षा कक्ष हुआ करते हैं, लेकिन हमें अब जो गतिविधि करानी है कि समूह में बच्चों को बांटना है तो वो एक दूसरे से आई कांटेक्ट करके बात कर सकें, तो कम से कम 4-4 बच्चे एक दूसरे के आमने सामने बैठ सकें। इस तरीके की बैठक व्यवस्था हो, या कक्षा यू आकार में हो कि शिक्षक हर एक के पास जाके उनके निरीक्षण कर सके ताकि हर एक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो उपयुक्त बैठक व्यवस्था बहुत जरूरी है इसमें।
गतिविधि के दौरान अपनी भूमिका की योजना बनाएं, पूछने वाले प्रश्न, अतिरिक्त सहयोग आदि। गतिविधि जब चल रही होती है उस समय कुछ विद्यार्थी बहुत उत्साह के साथ भाग लेते हैं और कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि 4 का ग्रुप है, 2 ही बोल लें, अपने को बोलने से क्या, बोले या ना बोले क्या फर्क पड़ता है। पर हमने गतिविधि इसलिए बनाई है पीयर लर्निंग की कि हर एक बच्चे को अवसर मिले बोलने का। अगर उसमें अंतर्मुखी विद्यार्थी हैं जो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, वह भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, इसलिए हम पीयर लर्निंग वहाँ आरोपित कर रहे हैं। तो ध्यान रखें कि बच्चे को शामिल करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न अपने पास हो जो उसे उस गतिविधि से जोड़ सकते हैं। अगला है, पीयर लर्निंग गतिविधि संचालित करने के लिए पर्याप्त निर्देश दें। बहुत बड़ी बात होती है, निर्देश स्पष्ट होने चाहिए, निर्देश टू द पॉइंट होने चाहिए, निर्देश में सर्कमलोकेशन या पैडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब जो हम करवाना चाह रहे हैं वो टू द पॉइंट बात अपनी रखें ताकि विद्यार्थी के दिमाग में सटीक बात जाए। जैसे हमको बोलना है कि आपको लेसन नंबर 2 खोलना है, तो आप उसको पुनः प्रश्न करके क्वेश्चन टैग लगा के हमें कौन सा लेसन खोलना है, तो जवाब मिलेगा लेसन नंबर 2। किस पेज नंबर में है पहले ही अपन बता देते कि पेज नंबर 10 खोलना है, तो फिर उनको यानी सुनिश्चित करें कि बच्चा उस चीज़ को दिमाग में पकड़ पाया है कि नहीं। यानी जो निर्देश दिए हैं, निर्देश स्पष्ट बच्चे तक पहुंच गए हैं कि नहीं, उसके लिए प्रति प्रश्न करना भी अनिवार्य है ताकि बात सही तरीके से बच्चे तक पहुंच पाए। तो स्पष्ट निर्देश हो, टू द पॉइंट हो, विदाउट पैडिंग और विदाउट सर्कमलोकेशन हो। सीखने और विद्यार्थी फीडबैक व दक्षता के आधार पर गतिविधियों में आगे के लिए संशोधन करें। जरूरी नहीं है कि जो गतिविधि हम कर रहे हैं वही गतिविधि पूरे कालखंड में अपनाई जाए। विद्यार्थी किस स्तर पर सीख पा रहा है, कितना सीख पा रहा है, क्या हम जो चाह रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो हम अपनी गतिविधि में संशोधन भी कर सकते हैं। क्लास हमारी है, बच्चे हमारे हैं और गतिविधि हमारे द्वारा आयोजित की गई है। हमारे उद्देश्य को यदि की पूर्ति वह नहीं कर रही है तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, नए तरीके से दूसरी गतिविधि का आयोजन किया जा सकता है। इस गतिविधि को करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि न्यूनतम सहायक शिक्षण सामग्री के साथ हम अपनी बात हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। अब आगे है गतिविधि, पीयर लर्निंग गतिविधि की योजना बनाना। योजना बनाने के समय हम उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रहें कि हमारा इस योजना, इस गतिविधि को करने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य की स्पष्टता इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी कार्य या समस्या को स्वयं स्वतंत्र रूप से करने से पहले विद्यार्थियों को साथियों के साथ इसे करने के लिए सहयोग प्रदान करना। मतलब विद्यार्थी अकेला नहीं है, कोई भी कार्य करने के लिए ऐसा नहीं है कि तुमको ला के छोड़ दिया गया है और तुम्हें जैसे समुद्र से बाहर अकेले निकलना है। उस ज्ञान रूपी समुद्र में आपके बहुत सारे साथी हैं और उन साथियों का साथ प्राप्त करते हुए हमको अपनी नैया पार लगानी है। तो आप साथी का उपयोग कर सकते हैं, पूरा लाभ ले सकते हैं। विद्यार्थी को किसी प्रश्न या समस्या के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, आपस में इसके बारे में चर्चा करने का अवसर देना। यानी हम बच्चों को जब कोई चीज़ हल करने के लिए समस्या समाधान का अवसर दे रहे हैं तो समस्या समाधान के लिए हमको उसका निश्चित समय भी देना है, टारगेट टाइम दिया जाए ताकि उस टाइम लिमिट के अंदर काम हो। यदि हम टाइम निर्धारित नहीं करेंगे तो हमारी जो योजना है, गतिविधि की योजना है, वो अधिक समय ले लेगी और हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। किसी भी समस्या को हल करने या कोई प्रोडक्ट बनाने या विद्यार्थियों को सहयोग करने, मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अधिकतर कोशिश हम ये करें कि समान रुचि वाले विद्यार्थियों को एक साथ रखें, जिनके विचार मिलते हैं एक साथ रखें उनको, ताकि उनमें विचार वैमनस्य ना हो और काम शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित हो सके। विद्यार्थियों को विचार मंथन करने और किसी समस्या को हल करने या प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रेरित करना। यानी कोई भी काम कम नहीं होता है, छोटा नहीं होता है। उनको बार बार ये बात का एहसास करा के कि आप कोशिश तो करें, कर सकते हैं, बार बार हम उन्हें प्रेरित करें
कि वह अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों को उनके सीखने को समेकित करने यानी एक सार करना, सारांश बनाने और पूरी कक्षा के साथ साझा करने के अवसर देना है। पूरी कक्षा के साथ जब विद्यार्थी साझा करता है किसी विचार को, तो उसे लगता है मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात पूरी कक्षा सुन रही है, और हो सकता है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में से कम 4 पॉइंट तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएंगे जो हम नहीं जानते हैं। फिर इसका अगला चरण है पाठ के उद्देश्य के बारे में सोचें। सबसे पहले तो कोई भी गतिविधि करना है हमको पीयर लर्निंग की, तो जरूरी है कि उस पाठ को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है वह हमें सुस्पष्ट हो, उसके बाद ही हम गतिविधि का निर्माण कर पाएंगे। चरण 3 है उद्देश्य और उपलब्ध समय के आधार पर गतिविधि का चुनाव करें। दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम गतिविधि कर रहे हैं वह निश्चित हो, और जो समय हमारे पास उपलब्ध है, एक कालखंड का समय उपलब्ध है, तो एक कालखंड के अंदर ही हमें वह गतिविधि पूर्ण करना है। इसके आगे हमारे पास दिया हुआ है रणनीति और उपयोग करने के उदाहरण। रणनीति अलग अलग स्तर पर हम अलग अलग रणनीतियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहली रणनीति जो दी है सोचना, जोड़ी बनाना, शेयर करना, यानी विद्यार्थियों को खुद किसी समस्या को लेके विचार करना है, अपने साथी के साथ अपनी बात जो उसने विचार मंथन किया है उसको शेयर करना है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथी ही हमारी गलती का सुधार कर देते हैं, हमको ऊपर के लेवल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है सुधार करने के लिए। अगला है तुम्हारी बारी मेरी बारी। जो मैं बोल रही थी डायलॉग डिलीवरी के लिए या कन्वर्सेशन के लिए, उच्चारणगत अशुद्धियों को सुधारने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। तुम्हारी बारी मेरी बारी, बारी बारी से एक गतिविधि करते हैं और जिसमें विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं को बदल लेते हैं। जैसे वार्तालाप करना है, वेजिटेबल मैन और कस्टमर के बीच की जो वार्तालाप होगी, एक बार एक बच्चा वेजिटेबल मैन बन जाए और दूसरा बच्चा उसका कस्टमर बन जाए। दोबारा में वो भूमिकाएं बदल लें, जो वेजिटेबल मैन बना था वो कस्टमर बन जाए और जो कस्टमर बना था वो वेजिटेबल मैन बन जाए। तो उन लोगों को अपने अंदर और जो प्रश्न आ रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं और बातचीत करने का तरीका उनको समझ में आएगा। या कहीं बैंक में गए हैं या पोस्ट ऑफिस में गए हैं तो किस तरीके से हम वहाँ ऑफिसर से बात करेंगे, तो उसमें भी दोनों बच्चे आपस में भूमिकाएं रोल प्ले करके अपने विचार रख सकते हैं और बात करने का, नए शब्दों को ग्रहण करने का अच्छा तरीका वो बना सकते हैं। अगली रणनीति है समूह गतिविधियाँ। समूह गतिविधियाँ जैसे 3 या अधिक विद्यार्थियों का समूह बनाना है और उन्हें किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए देना है। जैसे मैं बात करूंगी मेरे विषय से संबंधित अनसीन पैसेज की। अनसीन पैसेज हर बार आता है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर कक्षा में अनसीन पैसेज आता है। यदि हम 4 विद्यार्थियों को एक पैरा दे देते हैं, पैसेज दे देते हैं, और उन पैसेज में हम उनसे बोलते हैं कि आप लोग पैसेज पढ़ें और मिलकर जितने संभावित प्रश्न इसके बन सकते हैं वह प्रश्न बनाएं। एक तरीका ये हो सकता है जब एक बच्चा खुद प्रश्नों का निर्माण करेगा तो उसको उसका उत्तर देना ज़्यादा आसान हो जाएगा और ये समूह गतिविधि में 3-4 बच्चों का एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो जाएगा। इसमें जितने भी बच्चे हम लेते हैं वहाँ पर समूह गतिविधि में हर बच्चे को किसी न किसी भूमिका को अलॉट करना है। जैसे एक बच्चा टाइम कीपर का काम करेगा, एक बच्चा नोट्स बनाएगा और एक बच्चा प्रस्तुतिकरण करेगा, और इस तरीके से उस समूह का हर बच्चा उस गतिविधि में इन्वॉल्व होगा। अगला रणनीति है चर्चा करना और लिखना। चर्चा विद्यार्थियों को आपस में ही करना है ना। विद्यार्थियों को जोड़ी में या समूह में हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए चर्चा करने को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी फिर मैं अपने विषय का उदाहरण दूंगी कि जैसे कोई स्टोरी कंप्लीशन है, कहानी हमने दे दी है, कहानी की शुरुआत हम दे दें और उसके बाद अलग अलग समूह, यानी शुरुआत सबके लिए एक सी रहेगी और जितने बच्चे हैं सबको 5-5 के समूह में हमने बांट दिया और कहानी की शुरुआत दी। जैसे मैंने 2 सेंटेंस लिख के लाई हूँ। इट वॉज रेनिंग हैवीली, द स्ट्रीट लाइट्स हैड गॉन ऑफ एंड आई वॉज रिटर्निंग होम।
उसके बाद पूरा डैश डैश डैश, यानी कि तेज बारिश हो रही थी, सारी स्ट्रीट लाइट्स बंद हो चुकी थी और मैं घर लौट रही थी। उसके बाद हर एक ग्रुप को अपनी कहानी डेवलप करनी है। तो कोई ग्रुप घर सीधे सीधे पहुंच जाएगा, कोई ग्रुप किसी घटना को वहाँ पे आरोपित करेगा, कोई ग्रुप किसी पालतू जानवर के मिलने की बात कहेगा। मतलब उनकी क्रिएटिविटी उभर के आएगी और ये बहुत अच्छा तरीका है क्रिएशन बच्चों के द्वारा करवाने का। इसमें हम ये भी बाध्यता रख सकते हैं कि हर बच्चे को, जैसे एक बच्चे ने कहानी शुरुआत यानी मैं घर लौट रहा था, घर लौट रहा था, उसके आगे की बात फिर एक मंदिर पड़ा, यानी हर एक बच्चे को दो दो वाक्य लिखने कंपलसरीली यदि हम कर देते हैं अपने नाम के साथ कि तुमको भी दो लिखना है, तुमको भी 10-15 वाक्यों की हमारी बहुत अच्छी स्टोरी तैयार होती है। और हर स्टोरी अपने आप में यूनिक होगी क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। किसके माइंड में क्या चल रहा है हम गैस नहीं कर सकते, पर वो लिखेंगे तो हमें नई चीज़ मिलेगी। अगली गतिविधि है जिगसॉ विधि। जिगसॉ गतिविधि में पूरी कक्षा को हमें 4 या 5 बच्चों के समूह में बांट देना है। अब जो समूह हमने बनाए हैं वह समूह पहली बार में, मतलब 1 से लेके 5 तक काउंटिंग की है हमने, तो 5 बच्चों का, जितने सारे 1 वाले बच्चे हैं वो एक समूह, जितने 2 वाले बच्चे हैं दूसरा समूह, जितना 3 वाले बच्चे हैं 3 वाले समूह, ऐसे 5 समूह बन गए हमारे। हम पांचों को, मान लो मैं कोई ऐसे लिखवा रही हूँ, वंडर्स ऑफ साइंस का ही ऐसे लिखवा रही हूँ, यदि मैं हर एक समूह को मैंने एक एक पॉइंट दे दिया। किसी को मैंने दिया वंडर्स ऑफ साइंस का इंट्रोडक्शन, किसी को दिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसी ग्रुप को दिया कंप्यूटर, किसी ग्रुप को दिया इलेक्ट्रिसिटी, किसी को वंडर ऑफ मेडिसिन और किसी को वंडर ऑफ एग्रीकल्चर। सभी बच्चों को बोला कि आपको अपने एक समूह के अंतर्गत आपको जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक से संबंधित एक वाक्य लिखना है। अब 5 बच्चों का समूह है तो हर ग्रुप में हमारे पास हर पैरा के लिए, हर पॉइंट के लिए 5 वाक्य मिनिमम आ जाएंगे। फिर ये जो 5 बच्चों का समूह बना है, इनको फिर से मैं 1 से लेके 1 to 5 काउंटिंग करवाऊंगी। तो हर समूह में जो पहले समूह का बच्चा है हर समूह में पहुंचेगा एक बच्चा, दूसरे समूह का बच्चा भी हर समूह में पहुंचेगा। तो हमारा जो समूह है वो रीमिक्स हो जाएगा, जिगसॉ बन जाएगा। अब एक जो समूह है हमारे पास वो परिपूर्ण होगा, उसमें सारे पॉइंट वाले बच्चे होंगे और सब अपने अपने पॉइंट को वहाँ पे जाके शेयर करेंगे और इस तरीके से हमारा वंडर्स ऑफ साइंस का ऐसे तैयार हो जाएगा। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, विचार बच्चों के ही होंगे, बच्चे ही साझा करेंगे तो उनको याद करने में कठिनाई नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हम जिगसॉ गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। अगली रणनीति है बड़ी प्रणाली। बड़ी में 2 ऐसे विद्यार्थियों का चुनाव करते हैं हम जो एक दूसरे के लिए प्रॉफिटेबल हो, लाभदायी हो। इस विषय में जब हमारी कक्षा 10वीं के रिजल्ट सुधारने की चर्चा चल रही थी तब मैंने ये वाली बात रखी थी कि 2-2 का जोड़ा बना दें। एक पढ़ाई में कमज़ोर है और एक पढ़ाई में अच्छी उन्नति दिखा रहा है, उनका जोड़ा बनाया जा सकता है और वो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। जब मैं पढ़ती थी तो हमारे साथ हमारी क्लास में 2 लड़के थे, एक दीपक नेमा और एक राजवीर सिंह। तो दीपक नेमा बहुत दुबला पतला सा लड़का था पर बहुत इंटेलिजेंट था और राजवीर सिंह बहुत हेल्दी और खेल में, स्पोर्ट्स में उसका बहुत ध्यान रहा करता था, पढ़ाई में कमज़ोर था। जब हम लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट हुई तो हमारे टीचर ने इसी तरीके से किया, जो खेल में तेज है उसको और जो पढ़ाई में तेज है उसको, दोनों को एक साथ बिठाना। कोई कल्चरल एक्टिविटी में तेज है उसको और कोई जो पढ़ाई में तेज है उसको एक साथ बिठाना और एक दूसरे के विचार, सभी कोई अपनी रुचियों से संबंधित बात ज़्यादा करते हैं। जब दोनों ने अपनी अपनी रुचियों पे बात की, दोनों में एक नए तरीके का सुधार देखने को मिला और ये जो बड़ी प्रणाली है बहुत हद तक हम वांछित व्यवहार जो पाना चाहते हैं बच्चों में उसे पाने में सहायक सिद्ध हुई। इसमें ये वाली बात है कि एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, दूसरे के कार्यों की नकल या चोरी करने से बचें। देखिए हर एक की जो माइंड की विचार रहते हैं वो अलग होते हैं, पर किसी और के विचार को, किसी और की रचना को, किसी और की क्रिएशन को यदि मैं अपना करके प्रस्तुत कर देती हूँ तो वहाँ पर
वह व्यक्ति हो सकता है सामने से कुछ ना बोले, लेकिन उसके मन में हमेशा के लिए मेरे प्रति सम्मान खत्म हो जाएगा। तो प्लेजियरिज्म की भावना, प्लेजियरिज्म यानी किसी के विचारों शब्दों को अपना लेना, ये भावना बच्चों के मन में आ ही ना पाए, इस ईमानदारी की बात उनको पहले ही हम बता दें कि बड़ी प्रणाली में हमारे खुद के मौलिक विचार ही हमको प्रस्तुत करना है। बाद में हो सकता है कि तुम्हारे और मेरे विचार एक हो जाएं, लेकिन आरंभिक रूप में विद्यार्थी को स्वयं के विचारों के बारे में ही व्यक्त करना है। अगला है सहपाठी आकलन। सहपाठी आकलन एक ऐसी गतिविधि है जो प्राइमरी या मिडिल लेवल पर तो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो करते हैं, सही विकल्प वाले प्रश्नों के साथ हम उत्तर कुंजी यदि अवेलेबल करवा देते हैं तो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के कार्यों का मूल्यांकन अच्छी तरीके से कर पाता है। लेकिन थोड़े से बड़े स्तर पर हम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए भी बच्चों का सहयोग ले सकते हैं, बशर्ते हम उनको उत्तर बताते जाएं कि उसमें की पॉइंट यदि ये आया है तो इस पे 1 नंबर दिया जा सकता है, या ये वाक्य आया है तो आधा नंबर दिया जा सकता है। इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 3.11 अधिगम की सहायता के लिए साथी और स्व आकलन का उपयोग करना, ये अपने को 3.11 में बताया जा चुका है पहले ही। अगली रणनीति है कक्षा के बाहर परियोजना कार्य या मॉडल बनाना। हम सभी कार्य कक्षा के अंदर ही नहीं कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, हम इसके लिए वेस्ट मटेरियल वगैरह का उपयोग करते हुए बच्चों को घर से कुछ काम करके लाने को दे सकते हैं, जैसे सोक पिट का मॉडल बनाना या रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल बनाना, और इस तरीके से कक्षा के बाहर की परियोजना कार्य या उसकी गतिविधियों को मॉडल के रूप में बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। धन्यवाद।